यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के। तो पहला जो क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखो, ब्रास क्या है? एक अलॉय है, इसके अंदर कॉपर और जिंक मेटल है। मतलब जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइजन सब्सटेंस बनाएगा जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस के अंदर होता है एसिड और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनके अंदर, और वो एसिड जैसे ही मेटल के साथ रिएक्शन में आएंगे तो वो कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनाएंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी अनफिट है। तो इसलिए खट्टे जो पदार्थ होते हैं, दही वगैरह है, उनको हमें कॉपर के वेसल्स या पित्तल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। जब भी हम किसी भी एसिड को, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब भी हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा ये जो H है ये H2 बाहर निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ पर हमेशा निकलेगी। और जिंक किसके साथ जुड़ेगा? क्लोरीन के साथ, तो जिंक क्लोराइड वहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक है वो जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पर रख देंगे। मतलब तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो गैस के कांटेक्ट में आएगी तो वो पॉप साउंड वहाँ पे जनरेट होगा। तो हाइड्रोजन होती है वो हमेशा धमाके के साथ जलती है, तो ऐसे हम उसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे, वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि किसी भी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, मान लो उसको पानी के अंदर मिला दिया तो वह एक्वा सॉल्यूशन बन गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन उन्हें नहीं मिलेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब जैसे ही एसिड एक्वस मतलब उस वाटर के अंदर डालेंगे या उसको एक्वस करने की कोशिश करेंगे तो वो डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है या H पॉजिटिव आयन है वो अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आयंस यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए वो क्या होंगे, मतलब वहाँ पर कटायंस और अनायंस दोनों बन रहे हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वहाँ पर बन रहे हैं, चार्ज वहाँ पे हो रहा है, बन रहे हैं। तो वहाँ से इसके अंदर से हम अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक्वा सॉल्यूशन होता है एसिड का, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बारे में जो क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम डाइल्यूट कर रहे हैं किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब उसमें पानी मिलाते रहो, मतलब उसकी जो शक्ति है उसको कम करना, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर अब समस्या ये है कि एसिड के अंदर पानी डालें या पानी के अंदर एसिड, तो पानी के अंदर एसिड डालेंगे क्योंकि पानी है कम खतरनाक, एसिड है बहुत ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव। जैसे ही एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी है बहुत सारा और एसिड की जो मात्रा है वो थोड़ी सी है, तो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो वो थोड़ी सी होगी, जिससे हमें नुकसान नहीं होगा। अब मान लो उसी वाटर को एसिड के अंदर रिएक्ट करवाएं, तो एसिड अब पावरफुल है, वाटर के साथ जैसे वाटर की ड्रॉप उसको मिलेगी तो बहुत सारी वो एकदम से पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। उससे क्या होगा, जो हीट निकलेगी उससे जो बीकर है जिसके अंदर हम वहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं तो वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मतलब हमें एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए। उसके बारे में क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो, डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन उसको कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन उसकी कम होती जा रही है, बिल्कुल। तभी तो वो कमज़ोर, एसिड का कमज़ोर होने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कमज़ोर कर देना।
जैसे अब दूध का लगा लो, अब दूध के अंदर आप जितना पानी मिलाएंगे तो दूध क्या हो जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, वो पतला होता जाएगा। दूध वाले जो अंश है वो मतलब कि कमज़ोर हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे, मतलब पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोनियम आयंस हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे। मतलब जितने वॉल्यूम के अंदर यदि जो हाइड्रोनियम आयन जितने ज़्यादा हो उतने ही पावरफुल एसिड, लेकिन यदि उसके एरिया के हिसाब से हाइड्रोनियम आयन कम हो गए तो वहाँ पर वो एसिड हो जाएगा वीक, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलेंगे, और वो जो एसिड हो जाएगा उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। उसके बारे में क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्साइड आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालेंगे बेस को तो OH नेगेटिव, देखो बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन, और बेस डालेंगे तो OH नेगेटिव बढ़ जाएंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और तो जो मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा वहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये चीज़ है। वट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल H पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, एसिडिक मीडियम वो एसिडिक ज़्यादा हो गया, मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। कम हो गए तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ये चीज़ हम करा चुके हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर वही कोई प्रकार के आयंस नहीं होंगे, आयोनाइज नहीं होगा, वो आयोनाइज नहीं होएगा तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी वहाँ से, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन जो रेन वाटर के अंदर होते हैं काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आयंस होते हैं, आयोनाइजेशन होता है वहाँ पे गैसेस का, तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चली जाएगी। एसिड को यदि एसिडिक बिहेवियर शो करवाना है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो डिसोशिएट नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा तो अपना जो बिहेवियर है वो कैसे शो करेगा। तो इसलिए एक्वस तो मतलब चीनी है, अब चीनी को जब तक पानी नहीं मिलेगा तो कैसे डिसोशिएट होगी, वैसे ये है जब तक उसको वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो H पॉजिटिव और H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन तभी कन्वर्ट टूटेगा उसमें से जब उसको पानी मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो कुछ भी डिसोशिएट नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा तो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। फ्रेश मिल्क का जो pH होता है वो होता है 6, और कर्ड में जैसे चेंज होता है तो pH पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो बिल्कुल नॉर्मल दूध है, pH उसका 6 मिलेगा। अब कर्ड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब उसको एसिड बनाना है, लैक्टिक एसिड ये काम करेगा। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, ये काम करेगा। तो उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ाता रहेगा, बढ़ाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब वो क्या हो गया, एसिडिटी उसकी इंक्रीज हो गई। और यदि हमें दूध को स्पॉइल नहीं करना है, उसको बचाना है, तो मिल्कमैन क्या करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा बेसिक की नेचर है, तो उससे क्या होगा, उसका जो pH है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। pH कम हुआ मतलब दूध खराब, दूध दही में बदल जाएगा। मतलब वो pH को बढ़ा देंगे तो वो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएंगे, एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे तो दूध हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। मिल्क है वो कर्ड में बदलने के लिए, दही में बदलने के लिए टाइम लंबा क्यों लेता है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस होती है पहले से जो बेसिक नेचर है दूध के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ता है, पहले तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। जब वो न्यूट्रल होगा तब उसका एसिडिक जो इफेक्ट है वो स्टार्ट होता है, तो उसमें जो टाइम लगता है, तो ये चीज़ है इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को यदि पानी मिला, मॉइस्चर मिला तो वो सेट हो जाएगा वहीं पर ही और ख़राब हो जाएगा यदि वो पड़ा रहा था ऐसे, इसलिए उसको वहाँ पर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, हमें 2 एग्जांपल देने हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रल करना। मान लो मैंने लिया ये एक बेस, फिर मैंने लिया एक एसिड, दोनों को मिला दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जुड़ा, क्या फॉर्म कर दिया, NaCl। बचा क्या, OH प्लस H पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, H2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मतलब ये जो NaCl बना है ना तो इसके अंदर H पॉजिटिव है ना इसके अंदर OH नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, साल्ट है। मतलब नो एसिड नो बेस इज कॉल्ड साल्ट। साल्ट बन रहा है, इधर बेस, इधर पानी बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रल हो चुका है अब यहाँ पर, ये सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है, मतलब ना एसिड ना बेस, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन, इंडिकेटर्स का आपको पता लग गया होगा। इंडिकेट करने वाले नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल का मतलब जो नेचर में मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। सिंथेटिक जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स द्वारा तैयार किए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन हो गया। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पता होगा आपको, स्मेल से जिसे बता दे कि एसिडिक है या बेस का बेसिक मीडियम है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको। जिप्सम को जब भी हम गर्म करेंगे तो वो पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में पानी बन जाएगा। उसको 373 केल्विन पे उसको हीट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पीओपी है वो जिप्सम से ही तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घरों में यूज होता है, और हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसा एग्जाम्पल दो कि जिसमें नेचर है, प्रकृति और न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन देती है। देखो यहाँ पर एक नेटल जो प्लांट है, नेटल एक प्लांट है जो हिली एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखो इसके अंदर इसका जो लीव्स होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर स्टिंगिंग जो हेयर्स होते हैं, मतलब तीखे नुकीले काफ़ी हेयर्स होते हैं। जैसे ही वो हमारे मतलब की बॉडी से टच करेंगे तो हमारे बॉडी क्या हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। वो वाली जो क्यों हो जाती है, वो मेथनोइक एसिड के कारण, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। वो एसिड जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको मेरे को करना है न्यूट्रल, तो भैया न्यूट्रल करना है तो एक डॉग प्लांट है, उसके जो पत्ते हैं वो यदि उसके ऊपर रब कर लिए जाए, क्योंकि उसके अंदर होता है बेस। अब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो उसको ख़त्म कर देगा। ख़त्म हो गया तो हमारा जो पेन है वो गायब हो जाएगा। ये चीज़ है बस इसके अंदर, इतना ही। अगला जो क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन को पहले से निकाल दो। तो यहाँ से ये वाली जो हाइड्रोजन है वो निकल गई, हाइड्रोजन को निकाल दो तो जिंक और सल्फेट बचा, जिंक सल्फेट बन गया। उसके बाद जो जिंक है उसको यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्लस हाइड्रोजन बनेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH कितने हैं, 2OH है। अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑक्सीजन दे दो यहाँ से और कैल्शियम के साथ जोड़ दो, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब और बाकी जो OH प्लस यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन गया और H और OH मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक क्या है, बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड को यदि हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर साल्ट मिल रहा है प्लस पानी मिल रहा है, सेम एसिड की तरह। एसिड को भी हम कैसे, एसिड को भी हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यही बनेगा। तो यही चीज़ है। उसके बाद HCl नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पर मेटल्स की। अब मेटल की रिएक्शन करवाने, हाइड्रोजन तीनों में निकल रही है, देखो हाइड्रोजन को पहले निकाल दो। अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन निकाल दिया तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ MgCl2 अब बनेगा। MgCl2 बनेगा तो यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2H होगा, तो H2 यहाँ पर बाहर निकाल दो। जिंक नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो जिंक किसके साथ जुड़ गया, जिंक नाइट्रेट के साथ, ये जिंक नाइट्रेट हो गया।
उसके बाद सोडियम को हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3CO के साथ, CH3CONA प्लस हाइड्रोजन को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो पहले आप यदि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो आप आसानी से उसको बैलेंस भी कर पाओगे। आगे है मेटल के कार्बोनेट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेटल कार्बोनेट को अब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ से देखो ये जो सोडियम है, ये क्लोरीन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ से चला गया और यहाँ पर CO3 है। CO3 का मतलब CO2 को बाहर निकाल दो और एक जो O बचेगा, यहाँ पर देखो H2 बचा हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो और एक ऑक्सीजन बचेगा, वो H के साथ जुड़ जाएगा तो वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है हमें। तो यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ से जो NaCl बन रहा है ये सिंगल NaCl बनेगा उससे। तो यहाँ पे ये NaCl बना, यहाँ पर ये NaCl बना, जो बाकी बचा है CH और H, ये H2 और फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से एक निकाल लो, H2O बना और बाकी यहाँ पर जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अलग कर दो। उसके बाद जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ से सोडियम क्लोराइड प्लस पानी, पोटेशियम सल्फेट प्लस पानी, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस पानी, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है तो पहले पानी बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकाल दो। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन जब मेटल का ऑक्साइड क्यों है, सोडियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, दोनों के साथ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो ये मेटल के ऑक्साइड है। और जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से देखो मतलब H2O बाहर निकाल दो, ये वाला H2 बाहर निकाल दो, क्या बचा, सोडियम सल्फेट अलग कर दो, H2O बाहर निकाल दो, कैल्शियम नाइट्रेट अलग बच गया। तो ये याद रखना है कि पहले H2 को बाहर निकाल दो। बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड ये पहले भी आ चुका है, ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल ऑक्सीजन मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी यहाँ पर बन गया। आयनाइजेशन का मतलब आयन्स बन जाना। HCl है, किस में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2O प्लस हाइड्रोजन मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन्स है ये जैसे ही पानी के साथ मिलेगा तो स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन वहाँ पर वो बन जाएगा, मतलब डिसोशिएट हो जाना। आयनाइजेशन का मतलब है डिजोल्व, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड को, एसिड बेस साल्ट को, तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं, उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। एसिड आयनाइजेशन कैसे होता है, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 H पॉजिटिव प्लस ये नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। आयोनाइज ऐसे सोडियम प्लस OH नेगेटिव, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। एल्कलीज, बेस को यदि वाटर के अंदर सोल्यूबल करें तो उसको एल्कली बोलते हैं, लेकिन सारे जो बेस है वो सोल्यूबल नहीं हैं। डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या करना है, हमें H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कम कर देना है, उसकी शक्ति है उसको कम कर देना है, मतलब एसिड को कमज़ोर, बेस को कमज़ोर कर देना है। पानी मिलाते रहेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है पर वॉल्यूम के हिसाब से वो कम होती जाएगी, तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलेंगे। तो ये सडनली वही चीज़ है, अचानक क्यों नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसके अंदर से हीट निकले, तो उससे क्या होगा, यदि ये काफ़ी डेंजरस है। पीएच स्केल क्या है, हमें बताएगा कि कितना वो एसिड है, कितना वो बेसिक इन नेचर है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो एच पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ओ एच नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा ओ एच नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस साइड जाएंगे तो एच पॉजिटिव तो कम होता जाएगा, लेकिन ओ एच नेगेटिव है बढ़ता जाएगा, मतलब बेसिक नेचर इधर बढ़ता जाएगा, और इधर जाएंगे तो एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ है, ये अलग अलग जो नेचर है, प्योर ब्लड का हो गया, लेमन जूस का हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। आगे जो एसिड रेन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है एसिड, उसके अंदर एसिड का मिल जाना, एसिड रेन। क्योंकि हम ऊपर के इन्वायरमेंट में काफ़ी गैसेज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये गैसेज क्या हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। जैसे उसको पानी मिलेगा तो पानी के मिलने के साथ ही ये काफ़ी मतलब कि इम्प्यूरिटीज़ मिलाती है जो काफ़ी एसिडिक होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे पानी के साथ घुल कर के नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो वो सारा का सारा मतलब उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे उसको। तो जैसे एसिड रेन मतलब रिवर वगैरह में अब एसिड है, एसिड हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए भी काफ़ी हानिकारक है। तो जो रिवर्स वगैरह के अंदर जो जलीय जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, डेंजर सिचुएशन में वो आ जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस द बेसिस विच आयनोज टू ग्रेट एक्सटेंट प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर हाइड्रोक्साइड आयन्स, मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स मतलब ओ एच नेगेटिव जितने ज़्यादा देगा वो डिसोशिएट होके उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस जो कम दे वो वीक बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो एच पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा दे, ज़्यादा वो डिसोशिएट हो जाए, ज़्यादा आयोनाइज हो जाए। वीक बेस, वीक एसिड का मतलब जो कम हो। हमारा जो पीएच, पीएच कई बार टेस्ट करवाते हैं मिट्टी का भी, अलग अलग पीएच में अलग अलग जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर, उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ मतलब कि उसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें हैं फूड के अंदर वो उसको नष्ट कर देगा। और कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिसको काम करने के लिए इतना पीएच चाहिए, तो हमारे लिए पीएच कितना मतलब ज़रूरी है। जो हमारा पीएच का जो सलाइवा का जो पीएच है वो भी क्या होता है 5.5 से कम होता है। यदि हो ऐसा, यदि हो तो उससे क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है वो। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं यदि उनके अंदर वो एसिड ना हो तो हम उनको मतलब उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है वो। पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच ऑफ रेन वाटर इफ लेस देन 5.6 उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, जो हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ये हो चुका है नेटल वगैरह। ये साल्ट्स है, अलग अलग साल्ट्स है, सोडियम के साल्ट्स, कैल्शियम के साल्ट, क्लोराइड के साल्ट, सल्फेट के साल्ट्स, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट्स का मतलब होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि हम वीक बेसिस, मतलब साल्ट कब बनेगा, साल्ट तभी बनेगा जब एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएं। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस को उसको साथ रिएक्शन करवा दें तो वो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट्स वहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दें तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर क्या है, एक एसिडिक मतलब जो क्या है, ये एसिडिक साल्ट्स यहाँ पे बनेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर एसिडिक रह जाएगा। ये सारी ऐसी है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, H2O बाहर निकल गया। बेसिक साल्ट जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्या करना है हमें, बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो, बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो, जो निकलेगा आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, फिर वो क्या होगा, बेसिक साल्ट। जो साल्ट होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मतलब नेचर के अंदर जो क्लोरीन होती है उसके साथ रिएक्शन करते ही ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, रॉक साल्ट।
तो यहाँ पर कॉमन साल्ट इज ए रॉ मटेरियल फॉर विच सब्सटेंस, कॉमन साल्ट इज रॉ फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, क्लोरीन बनाने के लिए, ये जो हमारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सब कुछ बनाने के लिए हमें ये कॉमन साल्ट चाहिए। क्लोरी एल्कली प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, जब भी हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर पानी मिला होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, NaOH, ये वाला NaOH जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, NaOH, यहाँ पर क्या बचा, H बचा, एक तो H बचा, H2 हो गया वो, और प्लस में क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन निकल गया, मतलब 3 चीज़ें यहाँ पे निकलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा। उसके बाद सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका यूज है सोप इंडस्ट्री में, इसका यूज किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर जो रिएजेंट है, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कपड़े को ब्लीच करने के लिए। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लैक लाइम बोलते हैं जिसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम रिएक्शन करवा दें क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से देखो OH2 का मतलब, कैल्शियम OH2 को अलग कर लो, OH प्लस OH, कैल्शियम को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, कैल्शियम ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो H प्लस OH बचा, उससे क्या बना दो, पानी बन गया वो, बस ऐसे याद रखो इसको। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में, और डिसइंफेक्टिंग करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड जो ऊपर ये कॉमन साल्ट को, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, यदि हम तीनों को इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NH4Cl। इन सभी से तो क्या बना दो, यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी से क्या बना दिया, ये सोडियम हाइड्रोजन जो NH3N, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक बचेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड वहाँ से बन जाएगा। बेकिंग का पाउडर सोडा का जो यूज होता है बेकिंग पाउडर के अंदर यूज होता है, बनाने के लिए इसका यूज होता है, जो बेकरी के अंदर यूज किया जाता है। Washing soda is prepared for solve process. First of all, sodium hydrogen carbonate is prepared. सोडियम हाइड्रोजन आपने ऊपर प्रिपेयर किया था, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से हीट किया जाता है, फिर से हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहाँ से मान लो निकाल दिया तो यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, प्लस यहाँ पर पानी बचेगा, H2O बचेगा। आफ्टर दिस सोडियम कार्बोनेट इज़ रीक्रिस्टलाइज, मतलब उसके अंदर फिर से पानी डाला जाता है, मतलब उसके अंदर क्रिस्टल बनाया जाता है, तब जाके हमें क्या वहाँ पर मिलेगा, वॉशिंग सोडा वहाँ पर मिलेगा। मतलब सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को फिर से हीट करना है, उसमें से मतलब पानी निकाल देना है और फिर से उसको रिक्रिस्टलाइज करना है, तो वहाँ से तब जो बनेगा उसका वॉशिंग सोडा बनेगा। वॉशिंग सोडा सोप या पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को वाटर की रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम को जैसे ही आप हीट करेंगे तो वहाँ से जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। 373 केल्विन पे इसका यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। पीओपी को जो सरफेस स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। डेकोरेशन, टॉय, स्टैचू बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि बोन को फ्रैक्चर जो बोन होती है उसको पोजीशन पे सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।